दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सामने इन्फ्लेशन का एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। बीच में कुछ दिन व्यवधान था और हम वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाए, उसके लिए हम बेहद माफी चाहते हैं। आज हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में देखेंगे कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो आइए देखते हैं कि हम कोर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं और हम हेडलाइन इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। देखिए, दो प्रकार के घटक होते हैं। एक को हम कहते हैं अस्थाई घटक और एक को हम कहते हैं अस्थाई घटक। ठीक है, तो अस्थाई घटक में क्या आएगा और अस्थाई घटक में क्या आएगा। अस्थाई घटक में मजदूरी, पूंजी, किराया, ठीक है, या अन्य किसी प्रकार की लागत होगी, ये आएंगी। मतलब कि आप जब किसी वस्तु का निर्माण करेंगे तो वस्तु के निर्माण में पूंजी की आवश्यकता होगी, मजदूरी की आवश्यकता होगी, किराए की आवश्यकता होगी या अन्य किसी प्रकार की लागत की आवश्यकता होगी। और यह यूनिवर्सल है, ये विश्व का कोई भी देश हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, इतनी चीजें तो आपको चाहिए ही चाहिए। बिना इनके किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता, किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण नहीं हो सकता, किसी भी सेवा का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये भी हो सकता है कि इनमें कुछ वृद्धि भी हो जाए, मजदूरी बढ़ जाए, पूंजी बढ़ जाए, पूंजी की जो लागत है, जो ब्याज है वो बढ़ जाए, किराया बढ़ जाए या अन्य किसी प्रकार का लागत बढ़ जाए। तो जब इनमें कोई वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि इससे जो प्रोडक्ट बढ़ेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट की कीमत में भी वृद्धि होगी। तो प्रोडक्ट की कीमत में वृद्धि होगी तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये महंगाई हो गई, इसका प्राइस बढ़ गया तो महंगाई आ गई, मुद्रास्फीति हो गई, इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है भाई। और इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कोर इन्फ्लेशन। जब अस्थाई घटक में किसी प्रकार की वृद्धि हो तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कोर इन्फ्लेशन। क्या कहेंगे? कोर इन्फ्लेशन। हाँ, समझ आ गया? अब आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन, तो जब केवल अस्थाई घटक के आधार पर हम मुद्रास्फीति का मापन करेंगे तो उसे हम कोर इन्फ्लेशन कहेंगे। यहां तक बात समझ आ गया? ये क्लियर है? वेरी गुड। अगली बात आती है अस्थाई घटक। तो अस्थाई घटक में क्या है? जैसे युद्ध हो गया, अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई, सूखा है या अन्य कोई आपदा है। किसी भी देश में जीवन पर्यंत युद्ध तो चलेगा नहीं, इसकी एक सीमा है। हमेशा अकाल नहीं हो सकता, हमेशा बाढ़ नहीं हो सकता, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से क्या होता है? प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जो सप्लाई चेन है ये प्रभावित होता है। अनाज का उत्पादन ये क्या होगा? ये कम हो सकता है। हो सकता है कि अनाज का उत्पादन हो तो उत्पादन में जो लागत लग रही हो उसकी कीमत अधिक हो सकता है कि उत्पादन हो रहा हो
लागत भी अधिक न आ रही हो तो सप्लाई ना हो पा रही हो, सप्लाई ना हो पाने की वजह से डिमांड ज्यादा क्रिएट होगी। जाहिर सी बात है कि किसी वस्तु की आपूर्ति यदि सुगमतापूर्वक नहीं हो पाएगा तो वस्तु का शॉर्टेज होगा, तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। लेकिन इन सब चीजों की वजह से भी मूल्य में वृद्धि हो सकती है, मुद्रास्फीति आ सकती है, लेकिन ये चीजें परमानेंट नहीं है, ये अस्थाई नहीं है। तो जब अस्थाई नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इनकी वजह से जो प्रभाव पड़ेगा वो भी अस्थाई प्रभाव नहीं होगा। जैसे कोविड क्या था, पूरा विश्व उससे परेशान था, लेकिन वो परमानेंट नहीं था। लोगों के अंदर एक आशावादी सोच थी कि चलो आज नहीं तो कल ये खत्म होगा, स्थिति फिर नॉर्मल हो जाएगी, और उसी नॉर्मल स्थिति की उम्मीद में लोगों ने उस आपदा के समय को भी धीरे से निकाल लिया। कुछ वस्तुएं थी जिसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई, बाद में वो अपने स्तर पे आ भी गई। ठीक है, तो जब अस्थाई घटक के साथ साथ हम अस्थाई घटक को भी मुद्रास्फीति के मापन में सम्मिलित करें, मतलब यदि केवल अस्थाई घटक के आधार पर हम मुद्रास्फीति का मापन करेंगे तो वो होगा कोर इन्फ्लेशन, और जब अस्थाई घटक के साथ साथ अस्थाई घटक को भी अगर हम मुद्रास्फीति के मापन में शामिल करें, उसके आधार पर हम मुद्रास्फीति के मापन को करें, तो उसे हम कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, हाँ, एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है कि कोर इन्फ्लेशन ये शब्द जो था, ये शब्द आया था 1981 में, आल्टो एक्सटर्न इन्होंने इस शब्द को दिया था। ठीक है, आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, जब अस्थाई घटक के आधार पर मुद्रास्फीति का आकलन करेंगे तो उसे हम कहेंगे कोर इन्फ्लेशन। जब अस्थाई घटक के साथ साथ हम अस्थाई घटक को भी मुद्रास्फीति के मापन में सम्मिलित करेंगे तो उसे हम कहेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, सरकारें बहुत होशियार हैं, उनको जब जैसा आंकड़ा दिखाना होता है वैसे आंकड़ा उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसको देख के अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा जो आज हम देखने वाले हैं वो है निष्पन्न मुद्रास्फीति। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, देखो ये क्या भाई, ये कह रहा है कि ऐसी स्थिति जब दो समस्या, कौन सी समस्या, घरेलू नहीं आर्थिक, जब दो समस्या एक साथ आ जाए, ऐसी स्थिति जब दो समस्या एक साथ उत्पन्न हो जाए, और कौन सी समस्या होगी भाई, तो लिख लेंगे। पहली समस्या को कहेंगे मुद्रास्फीति की उच्च वृद्धि दर, मुद्रास्फीति की उच्च वृद्धि दर, मतलब महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही हो, और आर्थिक समृद्धि की निम्न दर। ये बहुत बड़ी समस्या है। देखो भाई, आर्थिक समृद्धि मतलब जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, ग्रोथ रेट है, वह तेजी से गिर रहा हो, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था ही गिरेगी तो जॉब क्रिएशन नहीं होगा, नए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे, जो रोजगार एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें भी कटौती होगी, लोगों को कम वेतन देना पड़ेगा, फैक्ट्रियों में जो उत्पादन हो रहा है वो भी कम होगा, कम करना पड़ेगा, तमाम समस्या उत्पन्न होगी। तो यदि आर्थिक समृद्धि दर ही कम हो जाए तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है।
लेकिन इतने से भी काम नहीं चला है, अभी और क्या करना है। कह रहे हैं कि आर्थिक समृद्धि दर तो कम हो ही रही है, साथ में साथ मुद्रास्फीति की उच्च वृद्धि दर। मतलब एक तरफ, आसान भाषा में समझो, इसकी वजह से क्या हो रहा है, रोजगार घट रहा है तेजी से, और इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है तेजी से। मतलब एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पैसे नहीं है, क्यों? क्योंकि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन कह रहा है कि इतने से काम नहीं चला है, जो मार्केट में चीजें बिक रही है ना, ये बहुत महंगी है। एक तो वैसे पैसा नहीं है और महंगाई भी बहुत ज्यादा है। तो ये ऐसी स्थिति है, ये ऐसी आर्थिक समस्या है, मतलब ये इकोनॉमी में ऐसी स्थिति है जब हमें दो बड़ी आर्थिक समस्याएं एक साथ देखने को मिलती है। पहला, आर्थिक समृद्धि की निम्न दर, और दूसरा मुद्रास्फीति की उच्च दर। रोजगार का कम होना और महंगाई का तेजी से बढ़ना। अरे आदमी भूखों मर जाएगा, खाएगा क्या? ठीक है, इसे, ये जो स्टैगफ्लेशन है, इसे अर्थव्यवस्था में स्नेक बाइट कहा जाता है। स्नेक बाइट समझते हैं? हाँ हाँ, वही वही, सांप काट लिया तो लहर भी ना आया, वही वाला है। इसे अर्थव्यवस्था में क्या बोलते हैं? इसे अर्थव्यवस्था में स्नेक बाइट बोलते हैं। मतलब अब सोचो, इस स्टैगफ्लेशन की जो अवधारणा है, इसकी तुलना सांप के काटने से कर रहा है। सांप के काटने मतलब कि अत्यधिक खतरनाक, कहते हैं ना कि इसका काटा पानी नहीं मांगता है, इतना जहरीला। ठीक है, तो आज इसी पे हम वीडियो को स्टॉप करेंगे। अभी कुछ इशू है, लेकिन मैं धीरे धीरे ही सही इस चैप्टर को समाप्त करूंगा, और जैसा आप लोगों का रिस्पांस होगा मैं पूरी इकोनॉमी को समाप्त करूंगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। नमस्कार।